हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है। किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और वीडियोस देखिए। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ 6 के एमसीक्यूज। जी हाँ, बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपकी परीक्षाओं में बहुत ही अहम या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको जिम्मेदारी देना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक वीडियो में मेरा काम ज्यादा रहता है, लेकिन इस वीडियो में आपका काम ज्यादा। प्रश्न पढ़ूंगी मैं, उत्तर देना होगा आपको, और कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझसे पहले उत्तर सही जवाब दिया है, अर्थात जो भी प्रश्न है उसका विकल्प सबसे पहले आपने चूज किया है। चलो तो आ जाओ मेरे साथ, जल्दी से शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। रचनाकार का नाम बताइए। वसंत आया और तोड़ो, जो रचनाकार हैं उनका नाम बताओ। पहला है रघुवीर सहाय, दूसरे विष्णु खरे, तीसरे कुंवर नारायण और चौथा निराला। बताइए क्या है। रचनाकार का नाम है रघुवीर सहाय जी, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, कवि ने किन लोगों पर व्यंग किया है। क्या कविता के माध्यम से कवि ने व्यंग किया है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल किया है, लेकिन किन लोगों पर। कहा है जो लोग वसंत आगमन को कैलेंडर से पता करते हैं। खा है जो लोग प्रकृति में आए परिवर्तन से वसंत आगमन के आने का पता करते हैं। या फिर गा जो लोग ऋतु परिवर्तन की परवाह ही नहीं करते। या फिर घा इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ा या करारा व्यंग कवि ने किस पर किया है? बताओ बेटा जल्दी से। यस, उत्तर है जो लोग वसंत आगमन को कैलेंडर से पता करते हैं। देखेंगे देखेंगे कब आ रहा है कब आ रहा है। और ना केवल वसंत आगमन बल्कि अधिकतर जो त्योहार होते हैं या तो छुट्टी से पता चलता है, अच्छा तो आज ये है, ओ इसलिए छुट्टी है। हम प्रकृति के अनुसार नहीं पता कर पाते हैं, बल्कि कैलेंडर या छुट्टी के आधार पर पता करते हैं। अगला प्रश्न है, कवि को कार्यालय में वसंत आगमन का ज्ञान कैसे हुआ। कार्यालय मतलब दफ्तर या ऑफिस में। कैसे पता चला उनको कि वसंत आ गया है? का पेड़ में पक्षियों का कलरव सुनकर। खा आम के पेड़ में बौर देखकर। गा कैलेंडर देखकर। या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो ये भी उन्हें पता चला था कैलेंडर देखकर। यहाँ कवि ने स्वयं को उन व्यक्तियों की ओर रखा है या उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया है अपने आप को रखकर जो सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर्स पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। दहक दहक दहकेंगे में कौन सा अलंकार है? पहले ऑप्शंस देख लो। का है यमक अलंकार, खा है अनुप्रास, गा है मानवीकरण या घा उपमा। तो इनमें से कौन सा अलंकार हो सकता है? दहक 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 दहकेंगे। बताइए क्या दहक दहक दहकेंगे में अनुप्रास अलंकार होगा? आइए चेक करते हैं। बिल्कुल अनुप्रास अलंकार ही होगा, द वर्ण की आवृत्ति के कारण। कविता में नंदन वन किसे कहा गया है? किसे कहा गया है बताइए। का है कपिल मुनि का आश्रम, खा है सिंधुदेव का क्षेत्र, गा है चंद्रदेव का उद्यान या फिर घा इंद्र का उद्यान। तो यहां पर इंद्र के उद्यान को ही कहा गया है। कवि किसे तोड़ देने की बात करता है? किसे तोड़ दो भैया, तोड़ना तो विनाश का संकेत होता है, लेकिन यहां पर कविता में तोड़ो 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 विनाश का नहीं है, सृजन का संकेत करता है, सृजन की ओर संकेत करता है। का पत्थर को तोड़ दो, खा चट्टान को तोड़ दो, गा झूठे बंधनों को तोड़ दो या फिर घा जीवन के अवरोधों को तोड़ दो। जो जीवन में आने वाली कठिनाइयां हैं उनको तोड़ दो, उन बाधाओं को तोड़ दो। अगला प्रश्न है, झूठे बंधन किसे कहा गया है? का परंपरा, खा रीति रिवाज, गा धर्म या जाति या फिर घा खोखले रिश्ते। तो यहां पर झूठे बंधन कि मैं ये हूं तो मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं तो मैं वैसा हूं, कैसा हूं। चलो देख लेते हैं। क्या धर्म जाति के बंधन समाज में व्यक्ति को व्यक्ति से दूर कर देते हैं, व्यक्ति को व्यक्ति की नजरों में बहुत छोटा कर देते हैं। अरे ये तो तुच्छ जाति का है, ये तो निर्धन है, कुछ इस तरह की भावनाएं व्याप्त हैं। इसलिए उन्होंने इन सब को झूठे बंधन कहा है। मनुष्यता का जो धर्म है वही सबसे बड़ा होता है। धरती किसका प्रतीक है? यहां पर उपजाऊ धरती या बंजर धरती। क्या कहना चाहते हैं कवि धरती के माध्यम से? का है जमीन, खा है मन, गा है शरीर या घा रचनाशीलता।
क्या लगता है आपको? धरती सा मन। यस, धरती यहां पर मन का ही संकेत देती है हमें धरती, क्योंकि जिस तरह से धरती बंजर तो फसल नहीं उगेगी। यदि मन में बुरी भावनाएं होंगी, दुर्भावनाएं होंगी, तो अच्छा या संवेदनाएं कहां से आएंगी? दया या परोपकार की भावनाएं कहां से आएंगी? तो यहां पर धरती मन का ही प्रतीक है। अगला प्रश्न है, मन में ऊब होने से क्या होगा? यदि मन ऊबना मतलब अरे यार ऊब गए, आज तो बहुत बोर हो गए हैं, क्या कहना चाहते हैं कवि? कहा रचना नहीं होगी, खा आधी रचना होगी, गा अच्छी रचना होगी, या घा अधूरी रचना होगी। हाँ, कुछ करने तो बैठे हैं, मुझे कुछ करना तो है, लेकिन अब नहीं यार, अब तो मैं बोर हो गया। तो क्या होगा? क्या अधूरी रचना होगी, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं वो पूरी तरह से नहीं होगा। यदि हम बोर फील करेंगे, यदि हम उबाऊपन सा फील या महसूस करेंगे, तो हम उस रचना को पूर्णतः नहीं कर सकते कंप्लीट, जो हम करने बैठे थे। समझ में आया? अगला प्रश्न है, सुनते हैं मिट्टी में रस है। या मिट्टी में रस से कवि का क्या अभिप्राय है? क्या मिट्टी में भी रस है? हाँ, क्या कहना चाहते हैं कवि? का हृदय में रचनात्मकता, खा मिट्टी में नमी मॉइस्चर, हाँ, या फिर गा धरती में उर्वरता फर्टिलिटी, या फिर घा मनुष्य में भाव। तो सुनते हैं मिट्टी में रस, यहां पर रस क्या है? हाँ, जो रस होते हैं वो क्या होते हैं? हमने रस पढ़े थे, क्या आपने रस पढ़े कि हाँ 9 रस होते हैं। सबसे पहला या प्रमुख रस श्रृंगार रस होता है, प्रेम रस होता है, और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई थी। और अब यदि हमसे कोई पूछता है कि भाई बताइए मुख्य रूप से रस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहते हैं 9 प्रकार के होते हैं। तो वो रस क्या है? वो रस है इमोशंस, भाव। तो हो सकता है नहीं, 100% सुनते हैं मिट्टी में रस है, या मिट्टी में रस से कवि का तात्पर्य होगा मनुष्य में भाव। क्या मनुष्यों में भाव है? यस। यदि मनुष्य में भाव है तो समझिए उपजाऊ भूमि है। यदि मनुष्य संवेदना शून्य है, भाव शून्य है, तो वो बंजर भूमि के समान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार सृजन में सबसे बड़ी बाधा है, क्या है? रचना में, सृजन में या क्रिएशन में सबसे बड़ा हर्डल या सबसे बड़ी बाधा क्या है? का मन की नीरसता, खा मन की बेचैनी, गा मन की कठोरता, या फिर घा मन की घुटन। सृजन में सबसे बड़ी बाधा है मन की नीरसता। यदि मन नीरस हो जाएगा, मन में आनंद नहीं होगा, मन में नए नए विचारों की या कल्पना नहीं आएगी, तो हम कुछ रचना कैसे करेंगे? कुछ नए आइडियाज, कहते हैं ना भाई, कुछ ऐसा नव प्रवर्तन ला दो, इनोवेशन के साथ अपना कार्य करो। कब होगा ऐसा काम? जब मन में रस होगा, तब तो होगा ना। यदि मन में रस नहीं होगा तो क्या होगा? सृजन नहीं हो पाएगा, कुछ रचना नहीं हो पाएगी। तो कवि के अनुसार सृजन में सबसे बड़ी बाधा है मन की नीरसता। तो मन को हमेशा रसास्मत रखना है, ठीक है, रस रखना है, आनंद की भावना रखना है। अगला प्रश्न है, कवि किसे तोड़ने का आह्वान कर रहा है? क्या तोड़ने का आह्वान कर रहा है? का पत्थर, खा चट्टान, गा झूठे बंधन, या मन की ऊब। तो यहाँ पर झूठे बंधनों में फंसकर किसी भी तरह से नहीं रहना है। और झूठे बंधन चाहे वो जाति के हों, धर्म के हों, इन बंधनों को कभी भी हमें वैल्यू नहीं देना है। सबसे बड़ी जो वैल्यू है या मूल्य है सबसे बड़ा, वो है मानवता। मानवता की भावना को अपने मन में बसाकर हमें बहुत ही आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना होगा। मनुष्य की नीरसता के क्या कारण हो सकते हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई रस होगा तो बहुत अच्छा होगा, नीरस होगा तो बहुत बुरा होगा। लेकिन नीरस क्यों होगा? मन में जो नीरसता आ जाती है उसके पीछे कारण क्या है? का है परंपराओं में बंधे होने के कारण, खा है कठिनाइयों में घिरे होने के कारण, गा है झूठे रिश्तों के कारण, या फिर घा मुक्त होने की शक्ति के अभाव के कारण। बताइए। मनुष्य की नीरसता के कारण है परंपराओं में बंधे होने के कारण, रूढ़िवादियों में ढके होने के कारण। ऐसा नहीं, ऐसा, ये धर्म है, वो जाति है, उच्च कुल के हो, निम्न वर्ग के हो, दलित वर्ग के हो, ये वो दुनिया भर के जो रीति रिवाज हैं, जो बंधन है, जो रूढ़िवादिताएं हैं, जो स्टीरियोटाइप्स जो लोग होते हैं, वो इन बाधाओं को इतना सहेज कर रखते हैं कि कुछ भी करने से नहीं भाई,
हमारे इसमें तो ऐसा नहीं होता है, तुम्हें ये नहीं कर सकते। क्यों? तुम ऐसा, आपको बताया ना पहले, जाति प्रथा जो आपके ही चैप्टर में दिया है, कितना खतरनाक 12th की ही क्लास में, कि जाति प्रथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितनी मुश्किलों से जाति प्रथा जैसी कुप्रथा को समाज से हटाने का प्रयास किया, संविधान की रचना की। तो ये सब ऐसे ही बंधन है जो मनुष्य के मन में नीरसता लाते हैं। अगला प्रश्न है, आधे आधे गाने से आशय है। आधे आधे गाने से क्या आशय है? कहा जीवन में अधूरापन, खा रचना नहीं कर पाना, गा नीरस जीवन बिताना, घा अनुत्साहित मन। बताइए, आधे आधे गाने से तात्पर्य है जीवन में अधूरापन। और जीवन में जब अधूरापन होगा तो वहां रस भी नहीं होगा, जहां रस नहीं होगा तो फसल नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगा, और तो कुछ भी नया सृजन नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, कवि को वसंत के आगमन का ज्ञान कैसे हुआ था? कहाँ कैलेंडर और वसंत पंचमी के अवकाश से, खा आम के पेड़ों में मंजरियों को देखकर, गा पलाश के खिले फूलों को देखकर, या फिर ये सभी विकल्प सही हैं? तो हम कह सकते हैं कि कैलेंडर और वसंत पंचमी की जब छुट्टी हुई तब जाकर कवि को पता चला, और कवि ने उन व्यक्तियों की ओर अपने आप को रखकर ये बताया है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कैलेंडर में देखकर ये पता चलेगा कि वसंत आ गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने लगा है अब। अगला प्रश्न है, कवि तोड़ो 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 से क्या कहना चाहता है? का मार्ग में आई बाधाओं को दूर करने के लिए, खा विकास के लिए रूढ़ियों को तोड़ने के लिए, गा मार्ग में बिछे पत्थरों को तोड़ने के लिए, या फिर घा ये सभी विकल्प सही हैं। जब कभी भी बेटा ये सही विकल्प सही हैं या ये सभी विकल्प गलत हैं, इस तरह का कोई ऑप्शन आ जाए तो पुनः एक बार ध्यानपूर्वक सभी विकल्पों को विकल्पों की दृष्टि से जरूर पढ़ लेना। कभी कभी हम वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं और हमें वही दिखाई देता है जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तभी हमें सही विकल्प मिल पाएगा। विकास के लिए रूढ़ियों को तोड़ने के लिए ही बात की गई है ना। तोड़ो तोड़ो का अर्थ यहाँ पर विनाश की तरफ नहीं है, नए सृजन की ओर है, नई रचना की ओर है। इसलिए विकास के लिए जो रूढ़ियां हैं, जो उनमें उसमें बाधा बनी हुई है, उनको तोड़ने की बात कवि ने की है। ठीक है, समझ आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह से जब आप सुनेंगे तो सब प्रश्न समझ में आएंगे, और इसी तरह से आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। बेटा हम हैं आपके लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय, थैंक यू सो मच।